तो क्लास इसके बाद हम सीखेंगे हमारे तीसरे सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सीड। अगर हम बात करें सीड्स के बारे में तो जो सीड होती है वो दो तरीके की होती है। एक है हमारी एल्ब्यूमिनस सीड्स और दूसरी होती है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। अगर हम बात करें एल्ब्यूमिनस सीड्स की तो ऐसी सीड जिसमें हम बात कर रहे हैं जो एंडोस्पर्म है वो परसिस्ट रहता है मेच्योर सीड के अंदर, यानी एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम नहीं हुआ है, अभी भी उसमें रखा हुआ है या बचा हुआ है। कौन कौन से प्लांट्स हैं? इनमें हम बात करते हैं कोकोनट, कैस्टर, मेस, बार्ले। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर हमें एल्ब्यूमिनस सीड मिलती है, जिसके अंदर एंडोस्पर्म परसिस्ट होता है मेच्योर सीड के अंदर। अगर हम बात करें नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स की तो ऐसी सीड्स जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जा रहा है। तो एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो डेवलप और ग्रो कर रहा है तो उसे जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो फूड चाहिए, वो एंडोस्पर्म को कंज्यूम करके मिल जाता है। और इसमें एग्जाम्पल्स हैं हमारे पी, ग्राउंडनट एंड बीन्स। तो इसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में कि फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं पूरे फ्लावर के स्ट्रक्चर में, तो वो हम यहाँ पर देखें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एसेसरी फ्लोरल पार्ट्स, दैट इज सेपल एंड पेटल। तो हमने पेटल और सेपल को देखा था, तो ये हमारे सेकेंडरी एसेसरी फ्लोरल पार्ट्स हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद गिर जाते हैं, यानी दे फॉल ऑफ। फिर दूसरा जो इंटेग्यूमेंट्स थी जो हमें ओव्यूल में दिख रही थी, तो ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट्स आगे जाके हार्ड हो जाती है और ये बनाती है सीड की कवरिंग या सीड कोट। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इन सम सीड्स रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेलस परसिस्ट। तो कुछ सीड्स के अंदर जो न्यूसेलस हैं उसके थोड़े बहुत पार्ट्स वहाँ पे रह जाते हैं या बच जाते हैं। तो ये आगे जाके जो परसिस्टेंट न्यूसेलस है इसे हम बोलते हैं पेरिस्पर्म, और ये हमें मिलता है ब्लैक पेपर एंड बीट में। इसके बाद जो ओवरी है वो डेवलप हो जाती है आगे फ्रूट में, जो हमारा ओव्यूल है वो डेवलप हो जा रहा है सीड में, और एट लास्ट जो ओवरी की वॉल है वो आगे जाके फ्रूट वॉल के नाम से जानी जाती है या उसमें कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम पेरिकार्प भी बोलते हैं। तो बच्चों इसके बाद अगर हम बात करें सीड के स्ट्रक्चर के बारे में तो सबसे पहले हम मोनोकॉट के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मोनोकॉट की एक सीड दिखाई गई है जिसमें हम बोल रहे हैं जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो है हमारी पेरिकार्प या फ्रूट वॉल भी हम उसे बोल सकते हैं। दूसरा उसके बाद हमारा है एंडोस्पर्म जो यहाँ पे परसिस्टेंट हमें दिख रहा है। उसके बाद स्क्यूटेलम जो सिंगल कॉटिलिडन होता है जैसा हमने पहले स्टडी किया है। स्क्यूटेलम के बाद हमें दिख रहा है प्लेम्यूल, प्लेम्यूल के नीचे मिल रहा है रेडिकल, और एट लास्ट हम बात कर रहे हैं एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ जिसे हमने कोलियोराइजा बोला था। वहीं अगर हम बात करें डाइकॉट के सीड स्ट्रक्चर के बारे में तो यहाँ पे आपको डाइकोटिलिडनस सीड दिखाई गई है जिसमें हम बात कर रहे हैं ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल के बाहर की तरफ जो लीफी स्ट्रक्चर है वो है एपिकोटाइल। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सीड कोट या कवरिंग की, और एट लास्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है रेडिकल जो आगे जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लास अगर हम इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को एक वीडियो के थ्रू समझे तो यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाई गई है जिसमें किस तरीके से फर्टिलाइजेशन के बाद जो पेटल्स हैं, जो सेपल्स हैं, ये सारे फॉल ऑफ यानी शेड हो जाते हैं, और जो ओवरी है वो ओवरी आगे जाके डेवलप हो जाती है हमारे फ्रूट के अंदर। और अल्टीमेटली फिर हम बात करते हैं जो अंदर ओव्यूल है वो डेवलप होता है सीड में। सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो बेबी प्लांट की तरह एक्ट करता है। इसके बाद फिर हमने बोला कि जो सीड हमें मिला उसे हमने सॉइल में डाला, यानी उस बीज को बोया, और उससे एक नया सीडलिंग, एक छोटा पौधा ग्रो कर गया, से एक न्यू प्लांट डेवलप हो गया। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंडीशन की जब सीड्स के अंदर वाटर कंटेंट बहुत कम है। सो व्हेन वाटर कंटेंट इन द सीड्स बिकम लो, तो उससे अल्टीमेटली हम बोल रहे हैं जो सीड है उसकी मेटाबॉलिक रेट भी स्लो हो जाएगी, यानी जितनी केमिकल रिएक्शंस और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होने चाहिए सीड के अंदर ताकि वो एक सीडलिंग छोटा पौधा बना सके वो भी स्लो हो जाएंगे। और इससे अल्टीमेटली हम बोल रहे हैं कि जो एम्ब्रियो है वो एक स्टेट में एंटर कर जाता है, वो स्टेट है इनएक्टिविटी वाली, और ये उस स्टेट में तब तक रहेगा जब तक कंडीशंस वापस फेवरेबल ना हो जाए, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी। यानी सीड डॉर्मेंसी एक ऐसी स्टेट है इनएक्टिविटी की, एम्ब्रियो की, जब हमारे पास वाटर कंटेंट बहुत कम है और इससे अल्टीमेटली जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी बहुत कम हो गई है।
तो हम बात करें सीड डॉर्मेंसी को कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर प्रॉपर अवेलेबिलिटी है अप्रोप्रिएट टेम्परेचर की, मॉइस्चर की और ऑक्सीजन की, तो इससे अल्टीमेटली जो सीड डॉर्मेंसी है वो दूर हो जाएगी और जो सीड है वो जर्मिनेट होके एक नया सीडलिंग यानी प्लांट आगे जाके डेवलप कर देगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं फ्रूट्स के बारे में। तो जो फ्रूट्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं फॉल्स फ्रूट्स और दूसरे होते हैं ट्रू फ्रूट्स। अगर हम बात करें फॉल्स फ्रूट्स के बारे में, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं पार्ट्स अदर देन द ओवरी, जैसे कि कैलिक्स, कोरोला, थैलेमस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फ्रूट डेवलपमेंट। यानी ऐसे पार्ट्स जो कि हम बात कर रहे हैं फ्रूट डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं ओवरी के अलावा। तो जो कैलिक्स है, जो कोरोला है या जो थैलेमस है वो आगे जाके डेवलप हो जाएंगे, तो उनको हमने बोला फॉल्स फ्रूट्स। इनके एग्जाम्पल है एप्पल और स्ट्रॉबेरी। तो बच्चों जो हम एप्पल और स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं वो एक्चुअल में फॉल्स फ्रूट्स हैं। अगर हम बात करें ट्रू फ्रूट्स के बारे में, ओवरी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फ्रूट डेवलपमेंट। तो ट्रू फ्रूट्स ऐसे फ्रूट है जिसमें जो ओवरी है वो फ्रूट डेवलपमेंट कर रही है। एग्जाम्पल मैंगो। तो इसके बाद अगर हम बात करें फॉल्स फ्रूट के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एप्पल को देखेंगे। तो जैसा कि अभी हमने सीखा है, जो एप्पल है वो एक फॉल्स फ्रूट है, जिसमें हम बोल रहे हैं ये जो फ्लैशी पार्ट हम खाते हैं एज अ एप्पल, ये होता है थैलेमस। तो यहाँ पर जो थैलेमस है वो आगे जाके डेवलप हो गया है एप्पल को बनाने में। उसके बाद ये अंदर आप देख पा रहे हैं सीड है, और यहाँ पर दिखाया गया है एंडोकार्प, जो कि कवरिंग है सीड के बाहर की तरफ से। एंडोकार्प के बाहर आपको दिखाई गई है एक और कवरिंग जिसे हम बोल रहे हैं मीजोकार्प, और उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया गया है एक स्ट्रॉबेरी का प्लांट, जिसमें हम देख पा रहे हैं ये भी एक थैलेमस से ही डेवलप हुआ है, तो इसलिए हमने इसे फॉल्स फ्रूट में इंक्लूड किया है। इसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक कंडीशन की, जिसमें हम बोल रहे हैं कि जो अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, ऐसा ओव्यूल जो फर्टिलाइज नहीं हो पाया यानी नो फर्टिलाइजेशन अकर्ड, तो उससे भी फ्रूट्स डेवलप होते हैं, और जो फ्रूट्स डेवलप होते हैं वो होते हैं सीडलेस यानी बिना सीड वाले, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी एक ऐसा प्रोसेस है इसमें जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, फिर भी वो आगे जाके फ्रूट में डेवलप हो गया है, जो कि सीडलेस फ्रूट्स हैं। और पार्थेनोकार्पी हमें देखने को मिलती है बनाना प्लांट के अंदर। तो जो बनाना है वो एज ए सीडलेस फ्रूट है, क्योंकि वो अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल से डेवलप हुआ है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो पार्थेनोकार्पी है, इट कैन बी इंड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम प्लांट हॉर्मोन्स। तो कुछ ऐसे प्लांट हॉर्मोन्स की मदद से भी हम पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस या डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ सीड्स फॉर एंजियोस्पर्म्स। तो क्या क्या एडवांटेजेस है सीड्स के एंजियोस्पर्म के अंदर। सबसे पहला, सीड प्रोवाइड नरिशमेंट एंड पेरेंटल केयर टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसमें जो सीड है वो एज ए नरिशमेंट का काम करती है और पेरेंटल केयर भी प्रोवाइड करती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द रिजर्व फूड मटेरियल हेल्प्स टू टाइड ओवर एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। तो जो रिजर्व फूड मटेरियल की तरह ये काम कर रही है, ये हमारे हार्श और ख़राब एनवायरमेंटल कंडीशंस में प्लांट को, जो एम्ब्रियो है जो एज अ बेबी प्लांट ग्रो करेगा, उसमें बचा रही है। यंग सीडलिंग्स को नरिश किया जाता है तब तक जब तक वो फोटोसिंथेसिस करने लायक ना हो जाए। सीड कोट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम द हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन। तो जो सीड के ऊपर सीड कोट है वो एम्ब्रियो को, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसे प्रोटेक्ट करता है बहुत हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन से। हमारा लास्ट पॉइंट है, द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स टू फार ऑफ प्लेसेस हेल्प्स टू अवॉइड कॉम्पिटिशन बिटवीन द सेम स्पीशीज, thus प्रिवेंटिंग देयर एक्सटिंक्शन। तो जो सीड्स का डिस्पर्सल है इतना दूर जगहों पर, ये अल्टीमेटली हमें मदद करता है कंपटीशन को अवॉइड करने में सेम स्पीशीज के बीच में, और इसी तरीके से उनके एक्सटिंक्शन से भी बचाता है।